असलामुअलैकुम की हाल है तुसां दा। पंजाबी ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬਾਬੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀਆਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਥਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀਆਂ ਕਾਫੀ ਦੀ ਜਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਫਾ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। एदे मैनी ने पूरा होना, काफी होना या बथेरा होना। मीन के वो चीज जो काफी है, बहुत है। ठीक है, उसको आप काफियां कहते हैं। अगर हम इसको पंजाबी अदब के लिहाज से देखें तो पंजाबी अदब विच काफी उस कलाम ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ है ਜਿਹੜਾ मौसीकी ਦੇ ਨਾਲ पढ़िया जा सके। ठीक है, पंजाबी के अकॉर्डिंग आप उसको काफी कहेंगे जिसको आप मौसीकी के साथ पढ़ सकते हैं, म्यूजिक के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो पंजाबी के अकॉर्डिंग वो काफियां होगी। उसके बाद आ जाए शाह हुसैन की मुढ़ली गल बात पे। मुढ़ली गल बात में आपने लिखना है कि बाबा फरीद तो बाद शाह हुसैन पंजाबी जबानों अदब दे दूजे वड्डे शायर ने। ठीक है, पहले बाबा फरीद थे, दूसरे कौन से हैं? जो शाह हुसैन है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है तुसां दियां सोफियाना काफियां विच मलामती ते अलामती रंग लभदा है। पर तुसी 1539 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1539 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ। ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਿਲੂਲ ਦਰਿयाई ਦੀ ਬੈਤ ਕਰਕੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਏ ਕਾਦਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾमिल ਹੋ ਗਏ। ठीक है, तुसा ने 1599 1599 अंदर वफात पाई। अच्छा, ਇਹ ਤਾਰਫ ਸੀ। ਤਾਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਫਿਕਰੀ ਵੈਰਵੇ ਤੇ। ਫਿਕਰੀ ਵੈਰਵਾ ਮੀਨ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਰੁਫ ਪੜਿਆ, ਤਾਰੁਫ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਮਤੀ ਤੇ ਅਲਾਮਤੀ ਰੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਲਾਮਤੀ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਾਮਤੀ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਓ ਮਲਾਮਤੀ ਰੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਾਮਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ कि सूफी बुजुर्ग लोग जहरी दिखावे तेरियाकारी दी मुजम्मत करते हैं। मीन कि जो सूफिया कराम होते हैं ना, वो जो जाहिरी जिंदगी होती है, जो रियाकारी होती है, जो धोखा होता है, वो उसके अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है, वो उसकी मुजम्मत करते हैं। उनको किस चीज के अंदर मजा आता है? उनको मजा आता है फकीरी के अंदर। ठीक है, उन्होंने फकीरी विच लज़त लभदी है ते ਇਹ रंग इंसान ਨੂੰ दुनिया कोलों दूर ते रब दे नेड़े ले जाता है। ठीक है, मतलब है कि जब आप फकीर की जिंदगी गुजार रहे होंगे तो आपको दिल में अल्लाह का खौफ होगा, आपको दुनिया से मोहब्बत कम हो जाएगी और अल्लाह ताला से मोहब्बत ज्यादा हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप एक रेफरेंस भी दे सकते हैं कि कुछ नकादा ते बकोल शाह हुसैन ने ए रंग बादशाह अकबर दे दीने इलाही दे खिलाफ अपनाया सी। ठीक है, मतलब कि उस टाइम कहते थे कि जो भी इस तरह बादशाह के खिलाफ जाएगा, इस तरह से कुछ कर होगा तो उसको मरवा दिया जाएगा। तो इन्होंने क्या क्या मलामती रंग अपना लिया, ये फकीर बन गए। ठीक है, मतलब कि दीन इलाही के अगेंस्ट थे ये, तो उस पे ये बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट में हमने बात करनी है अलामती रंग पे कि अलामती रंग क्या होता है। अलामती रंग वो होता है कि किसी भी चीज को ना अलामत के जरिए जाहिर करना, अलामत के जरिए लोगों को अपनी बात समझाना। अब इसमें यह है कि जो सूफिया कराम होते हैं ना, वो अपनी बात में या अपनी शायरी के अंदर जो गैर मुहज़्ज़िब वर्ड्स होते हैं ना, उनको वो यूज नहीं करती। ठीक है, पंजाबी में आप इस तरह से कहेंगे कि सूफिया कराम अपनी शायरी विच गैर मुहज़्ज़िब लफ्ज़ां दा वरताओ नहीं करदे। इस तो हट के वो इशारियां विच गल्लां करदे ने। शाह हुसैन ने भी घरेलू माहौल दियां अलामतां वरतियां ने ताकि हर बंदा उन्हां दी गल नूं समझ के ओदे उत्ते अमल कर सके। ठीक है, मतलब कि शाह हुसैन ने अपनी गल समझाने वास्ते की कीता है, घर दियां चीजां नाल घर दियां लामतां दे नाल ओनू तशबीह दित्ती है ताकि अनपढ़ लोग भी उन्हां दी गल नूं समझन ते समझण तो बाद ओदे उत्ते अमल भी करन। ठीक है, मेरे को उन्होंने खाली किताबी गल्लां नहीं रखियां, उन्होंने अपनी गल समझाने वास्ते अलामतां वरतियां ने ताकि अनपढ़ लोगों ਨੂੰ, क्योंकि उस दौर ज्यादातर अनपढ़ लोग ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਲਾਮਤੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਚਰਖੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਲਾਮਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਲਾਮਤੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਫੀਆ ਕਰਾਮ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਹਜ਼ਿਬ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾकि हर बंदा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
चरखे दी अलामत ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਲਈ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣਾ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਪੌਨੀਆਂ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਸੁਰਾਲ ਨੂੰ ਆਖਰਤ ਲਈ ਤੇ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਲਈ ਅਲਾਮਤ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ससुराल ਨੂੰ आखरत ਲਈ ਕਿੰਜ ਕਿ ससुराल ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ससुराल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਲੀ ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੀਨ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੀ ਅਲਾਮਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਸਫਾ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਤੇ ਆ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਫਲਸਫਾ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਬਾਹਿਰ ਤੂੰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ तू है ताना तू है बाना सब कुछ मेरा तू कहे हुसैन फकीर निमाना मैं ना ही सब तू ठीक है अब इसके अंदर वो क्या कर रहे हैं वो फलसफा वहदतुल वजूद वो कह रहे हैं कि रब्बा मेरे हाल का महरम तू है मेरे अंदर तू है मेरे बाहर तू है मेरे अंदर तेरी जात समाई हुई है मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरी जात तेरे आगे कुछ नहीं है ठीक है मुझ में हर सो तू नजर आता है मीन के वो क्या कर रहे हैं अपने रब के साथ जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं फलसफा वहदतुल वजूद की बात कर रहे हैं उसके बाद आप अगली हेडिंग बनाएंगे इश्क हकीकी उन्होंने इश्क हकीकी पे भी बात की इश्क हकीकी में वो लिखते हैं आशिक होवे ता इश्क कमावे रा इश्क दा सोई दनुका आशिक होवे ता इश्क कमावे रा इश्क दा सुई दा नुका धागा होवे ता जावे धागा होवे ता जावे बाहिर पाक अंदर अलूदा किया तू शेख कहावे कहे हुसैन जे फारिग थी में ता खास मराकबा पावे अब इसमें वो कह रहा है कि देखिए इश्क का जो रास्ता है वो आसान नहीं है ठीक है वो कहता है कि सुई की तरह है जैसे सुई के हम धागा डालते हैं जगह सुराख बिल्कुल छोटा सा होता है ठीक है वो कह रहा है कि उसकी तरह वो रास्ता है अगर तुम सच्चे आशिक हो तो तुम उस रास्ते पे जाओ तुम उसमें से गुजर सकते हो वरना नहीं गुजर सकते ठीक है फिर वो कहता है बाहिर पाक अंदर अलूदा वो कह रहा है कि तुमने लोगों के सामने जो तुम पाक बने फिरते हो नेक बने फिरते हो लोगों को दिखाते हो कि मैं बड़ा नेक हूं मैं ये हूं ठीक है और तुम्हारे दिल में क्या है अंदर से तुम आलूदा हो तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए बुग़्ज़ है मैल है तुम्हारा दिल साफ नहीं है तो तुम किस बात के हाजी बने फिरते हो किस बात के तुम शेख कहला रहे हो ठीक है इसी इस चार लाइनों को छह लाइनों को आपने नीचे क्या करना है 4 से 5 लाइनों में एक्सप्लेन कर देना है ठीक है फिर आपकी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है हिजरे विछोड़ा ते मुर्शिद हिजरे विछोड़ा ते मुर्शिद थल्ले वो लिखते ने कि माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नी दुखां दी रोटी सूला दा सालन आही दा बालन बाल नी ठीक है मतलब वो कह रहे हैं कि मैं किसको अपने दर्द सुनाऊं मैं दुखों की रोटी खा रहा हूँ सूला का सालन खा रहा हूँ और जो मेरी आहें निकलती हैं जब मैं रोता हूँ जब हम रोते हैं तो वो सिसकियां और जो अंदर से आवाज आती है उसको वो आहें का नाम दे रहा है और उसके ऊपर मैं जल रहा हूँ ठीक है तो मैं ये अपने दर्द किसको सुनाऊं मीन के वो अपने विछोड़े का अपनी तन्हाई का उसको बयान कर रहा है ठीक है कि वो अपने आप इसको हकीकी इश्क में देखेंगे कि अल्लाह ताला के साथ जो है ना उसकी दूरी जो है वो उसको बयान कर रहा है बता रहा है कि मैं आपकी याद में कितना तड़प रहा हूँ आपके दर्द में किस तरह से मतलब कि मैं आपकी जुदाई का जो दर्द है ना उसको किस तरह से बर्दाश्त कर रहा हूँ उस चीज को वो एक्सप्लेन कर रहा है ठीक है रब के साथ अपनी जो मोहब्बत है ना सूफिया कराम की शायरी को आप लोगों ने ज्यादातर इसके हकीकी के साथ ही जोड़ना है ठीक है फिर आ जाता है उसके बाद अगर आप देखें नंबर 6 पे हमारा तो उसमें आ जाता है गैर अल्लाह दो नफरत अब ये बहुत अमेजिंग इसने यहाँ पे बात की है बहुत जबरदस्त बात इसने की है और मेरा ये फेवरेट शेर है यहाँ पे इनका ये कहते हैं यहाँ पे नीमाए मैनू खेड़िया दी गल ना आख नीमाए मैनू खेड़िया दी गल ना आख इसमें अब हीर है और वो अपनी माँ को कह रही है जब उसके पास ना खेड़ों का रिश्ता आता है उसके लिए तो वो अपनी माँ को कह रही है कि नीमाए मैनू खेड़िया दी गल ना आख रांझण मेरा मैं रांझे दी खेड़िया नु कूड़ी झाक ठीक है लोक जाने हीर कमली हीरे दावर चाक कहे हुसैन फकीर निमाना जानदा है मौला पाक ਹੁਣ ਇਹ ਥਰੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ मैं सिर्फ रांझण दियां ते रांझण सिर्फ मेरा एक खेड़िया नु अगला ठीक है मीन के जब उसके लिए किसी और जगह से रिश्ता आया है रांझे के अलावा तो उसने ये बात की है
फिर कहता है कि लोग कहते हैं कि हीर कमली है, ठीक है, वो कहते हैं हीर कमली मीन कि हीर पागल है, कि लोग तो जाने हीर कमली हीरे दावर चक, मतलब कि लोग कहते हैं कि हीर पागल है, हीर पागल नहीं है, हीरे का वर, वर मीन कि उसका जो हस्बैंड होगा वो चाक मीन के बकरियां चराने वाला ही होगा, उसके अलावा उसका हस्बैंड कोई नहीं हो सकता। आपकी लैंग्वेज में समझाया है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें वो ये कह रहे हैं कि आप जिसके ऊपर ईमान लाए हो ना उसी के ऊपर ईमान लाओ, उसको फेरो नहीं, दिल से पुख्ता यकीन लाओ उसके ऊपर के हम रब की इबादत करते हैं, हमने अपने रब के सामने ही झुकना है, उसके अलावा हम किसी की इबादत कभी नहीं कर सकते, ठीक है। गैर अल्लाह से क्या करा दिया, नफरत करवा दिया, इस चीज पे बात उसने की है। उस तो बाद नेक्स्ट ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ गरूर ते तकब्बुर दी निंदिया, निंदिया का मतलब होता है नफी, इनकार करना, नफी करना। ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ है कि छोड़ तकब्बुर पकड़ हलीमी को कहे दनाई, कहे हुसैन फकीर निमाना हरदम साईं साईं। वो कह रहा है कि तकब्बुर को छोड़ो, हलीमी पकड़ो, बुर्दबारी का रास्ता इख्तियार करो, बस अल्लाह ताला का नाम लो हर वक्त, ताकि तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। ठीक है, यहाँ पर वो आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद नंबर 8 पे क्या कहता है कि रब दी याद, ठीक है, रब दी याद में कह रहा है नी तेनू रब न भूली दुआ फकीर दी अय्या, नी तेनू रब न भूली दुआ फकीर दी अय्या, रब न भूली होर सब कुछ भूली रब न भूलन जिया। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक गल समझाई जा रही है, मीन क्यों किसी ने एडवाइस करे कि रब को नहीं भूलना, ये तुम्हें फकीर दुआ दे रहा है, और बेशक सब भूल जाओ, रब को नहीं भूलना, रब को हर वक्त याद रखना है, ठीक है। रब की रजा की बात कर रहे हैं, रब की याद की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आप नंबर 9 हेडिंग देखें, नंबर 9 हेडिंग में कहता है कि बेअमल बादशाह दी निदिया, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ शेर लिखा है कहीं दे घोड़े हस्ती मंदिर कहीं दे ए धनमाल, कहाँ गए मुल्ला कहाँ गए काजी कहाँ गए कटक हजार, ठीक है। वो कह रहा है कि किसी की घोड़ी है, घोड़े हैं, किसकी हस्ती मंदिर, धन माल दौलत जो तुम जमा कर रहे हो, ये कोई चीज यहाँ पे नहीं रहनी, ठीक है। ये जो बादशाह हैं, आप अभी इसको करंट सिचुएशन के साथ लेके जाएं, हमारे जो हुक्मरान है, ठीक है, वो जो कुछ कर रहे हैं या जो भी कुछ भी कंट्रीज के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या वो सिर्फ अपनी दौलत को जोड़ने में लगे हुए, इसका मतलब क्या है, वो बेअमल है, उन्होंने अमल नहीं कमाया है, और उन्होंने वो किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, माल और दौलत के पीछे भाग रहे हैं, ये चीजें यहीं पर रह जानी है, कुछ भी उनके काम नहीं आना, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, इनसे इनकार ही कर रहे हैं कि इन लोगों की बात नहीं माननी, इनके पीछे नहीं चलना, ये सिर्फ दौलत के पीछे हैं, और दौलत इनके पास सदा नहीं रहनी, ठीक है, ना इन्होंने दुनिया पे हमेशा रहना है। तो इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किए थे कि आप टोटली पंजाबी में समझाती हैं, तो हमें थोड़ी समझने में मुश्किल होती है, तो इसी वजह से मैं उर्दू और पंजाबी को मिक्स करके, अगर आपको यहाँ पर लगे कि मुझे कंप्लीट पंजाबी में बोलना चाहिए या उर्दू पंजाबी ठीक लग रही है, तो ये मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे एक क्वेश्चन आया था, वैसे मैंने आज तनकीदी जायजा आपको पढ़ाना नहीं था इसका, तो मुझे एक क्वेश्चन आया था बच्चे का कि जो फनी जायजा है ना उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब हमें डिटेल में समझा दे कि उसको हमने किस तरह से करना होता है। देखिए, जरा गौर से चीजों को समझिएगा। जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है ना, आप जो भी सब्जेक्ट कर रहे होते हैं उसका आप क्रिटिकल एनालिसिस लाजमी करते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। तो पंजाबी में भी ये चीज मस्ट है, अगर उसकी आपसे अगर उसने आपसे पूछा है तो आपने करना है, अगर उसने आपसे नहीं पूछा तो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपका टाइम मैनेज नहीं होता। अच्छा, तनकीदी जायजा मीन के फनी वैरवा या फनी खूबियां, ठीक है, फनी जायजा या फनी खूबियां, उसको हम कैसे कर सकते हैं। अब आपने देखें, हमने पढ़ा है क्वेश्चन इसका शाह हुसैन का, ठीक है, आपने अब अपनी आंखों के सामने रखना है इस क्वेश्चन को, और आपने देखना है कि जो शाह हुसैन ने शायरी की है उस शायरी के अंदर कौन सी खूबियां हैं और कौन सी बुराइयां हैं, ठीक है। सूफिया कराम की शायरी है, बुराई तो आपको नजर नहीं इसमें आएगी कोई खास। तो देखें, सबसे पहले हमने हेडिंग जहां पर पढ़ी थी काफिया दे बानी, ठीक है, हमने पढ़ा कि शाह हुसैन जो इन्होंने काफिया दीवानी आख्या जाता है। तो आप जब क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे होंगे तो क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर आप सबसे पहली हेडिंग ही यही बनाएंगे कि काफिया दे बानी, कि शाह हुसैन नु पंजाबी अदब विच काफिया दा बानी आख्या जाता है, एना तो पहला काफिया हिंदी जबान में लिखा जाता सी। अब ये चीज मैंने कहाँ से निकाली है, मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, मैंने वहां पे देखा है कि भाई वहां पे बात की गई है कि पंजाबी जुबान में जो काफिया है ना उसके बानी जो है वो शाह हुसैन साहब हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने उसी हेडिंग को वहां से निकाल के अपने क्रिटिकल एनालिसिस में डाल के एग्जामिनर को बताया है कि भाई मैंने अपने क्वेश्चन में ना ये एनालिसिस किया है कि काफियों के बानी जो है वो शाह हुसैन है, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। दूसरी चीज ये हमने पीछे पढ़ा था कि अलामतों के बारे में कि इन्होंने अलामतें यूज की हैं, तो मैं एग्जामिनर को ये बात भी बताऊंगी कि जो शाह हुसैन साहब हैं इन्होंने क्या किया है, लोगों को अपनी बात समझाने के लिए ना इन्होंने अलामतें भी यूज की हैं। तो मैं यहाँ पर
जो दूसरी हेडिंग बनाऊंगी उसमें मैं लिख दूंगी पंजाबी तशबीहां ते सितारियां, या आप लिख देंगे अलामतां दा वरताओ। ठीक है, उसके नीचे आप लिखेंगे कि शाह हुसैन ने भी दूजे शायरां की तरह अपनी गल लोकां नू समझाण वास्ते घरेलू अलामतां इस्तेमाल की ने। पीछे जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताई उसी में से एक एग्जाम्पल उठा के आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, दो एनालिसिस हो गए आपको। तीसरा मैंने आपको बताया, देखिए हमने एक शेर पढ़ा था हमने, नी माए मैनू खेड़े दी गल ना आख रांझण मेरा मैं रांझे दी खेड़े नु कुड़ी झाक। अब इसके में देखिए वो औरत बन के बात कर रहा है। ठीक है, फिर उसने यहाँ पर भी औरत बन के बात की, नी तेनू रब न भूली दुआ फकीर दी है। ठीक है, यहाँ पर भी उसने क्या किया, औरत बन के बात की है। फिर मतलब आप जितने भी शेर उसके इसके पढ़े ना, उसने हर शेर के अंदर औरत बन के बात की है। तो आप क्रिटिकल एनालिसिस में ये भी लिखेंगे कि जब मैं शाह हुसैन की शायरी पढ़ रहा था, या मैं जब शाह हुसैन की शायरी पढ़ रही थी, तो मैंने एक चीज नोट की कि शाह हुसैन साहब जो हैं, वो जब अल्लाह ताला से बातें करते हैं तो वो औरत बन के बात करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, औरत बन के बात करते हैं। ये आपका अपना एनालिसिस है, ये मेरा एनालिसिस है। आप देखें आपको कोई और नजर आएगा। ठीक है, या आपका अपना, सब लोग यही लिखते हैं, आप भी यही हेडिंग लिखें। ठीक है, तो उसमें कि आपने एग्जामिनर को बताना है कि जब मैंने शाह हुसैन साहब को पढ़ा, उसका जो था सारा शायरी वगैरह पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि शाह हुसैन साहब जो हैं वो औरत बन के शायरी करते हैं। तो मैं अपने क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर ये चीज भी लिखूंगी कि तानीस दा सीगा। ठीक है, कि सूफी कराम अपने आप ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੀ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ नहीं टाल सकता, ਤੇ ਉਹ औरत बन के रब नाल गल्ला करते हैं। ठीक है, अब दूसरा आपने ये एनालिसिस इसमें कर लिया है। उसके बाद आप इसमें लिखें आसान ते सादा जुबान दा वरताओ। ठीक है, आसान और सादा जुबान कैसे है, अब देखिए आपने एक शेर पढ़ा है, नी तेनू रब न भुली दुआ फकीर दी, या रब न भुली होर सब कुछ भुली रब न भुलन जिया। अब ये शेर अगर आप किसी अनपढ़ बंदे को भी जाके सुनाते हैं तो उसको भी समझ आ जाएगी कि बात की जा रही है कि रब को नहीं भूलना, रब को हमने याद रखना है, हमने रब को नहीं भूलना, हमने हर वक्त उसको अपनी याद रखना है, हमने हर वक्त उसकी इबादत करनी है। अनपढ़ बंदे को भी समझ आ रही है, आप कोई भी शेर इनका उठाएं, हर शेर की आपको समझ आ रही है। तो इससे फिर आप एग्जामिनर को बताएंगे कि जब मैंने बाबा जी की शायरी पढ़ी तो उनके सारे शेर मुझे बड़ी आसानी से समझ आ गए। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ना आसान और सादा जुबान इस्तेमाल की है। तो एक चीज आप वो लिख देंगे। ठीक है, फिर तीसरा आप ये लिखें, उन्होंने देखें वो एक बेअमल बादशाहों पे बात की है, गरूर तकब्बुर पे बात की है। तो आप ये चीज भी वहां पे लिखेंगे कि जब मैं शाह हुसैन साहब की शायरी पढ़ रहा था तो मैंने शायरी के अंदर नोट किया कि बाबा जी जो थे उन्होंने इखलाक को संवारने की बातें भी की हैं। तो आप क्रिटिकल एनालिसिस में ये हेडिंग भी बनाएंगे कि इखलाक नु संवारन लई इसलाह या इखलाक नु संवारन लई दर्स। ठीक है, इखलाक दे इसलाह दी दुरुस्तगी दा दर्स, इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पे कोड कर सकते हैं जो भी आपके अपने माइंड में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम काफिया लफ्जा दा बर्ताव लिखो। ठीक है, हम काफिया लफ्जा दा बर्ताव कैसे लिखेंगे कि हमने देखे ये वाला शेर पढ़ा है यहाँ पे, नी तेनू रब न भूली। अब यहाँ पे उसने इया लगाया है, यहाँ पे उसने जिया लगाया है। इया और जिया बोलने में दोनों एक जैसा साउंड दे रहे हैं, एक जैसा साउंड है। आप एग्जामिनर को बताएंगे कि जब मैं बाबा जी की शायरी पढ़ रहा था तो मैंने उनके शायरों में एक चीज नोट की है। मैंने देखा है कि उन्होंने ना शेरों के अंदर एक जैसे वर्ड यूज किए हैं। अगर एक जैसे वर्ड यूज किए तो उनको हमने, जाहिर बात है हम एक जैसे वर्ड तो नहीं लिखेंगे, हम उसको पंजाबी लैंग्वेज में लिखेंगे। असि लिख सीए कि हम काफिया लफ्जा दा वरताओ। ठीक है, हम काफिया लफ्जा दा वरताओ। तो हम ये बात भी नीचे प्रूव कर दी हमने। फिर हम ये ई और जिया वाले नीचे एग्जाम्पल भी दे देंगे कि देखें मैंने उसका ये शेर था, नहीं तेनू रब ना बोली, इसके अंदर इया और जिया दोनों जो है वो एक जैसा साउंड दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बाबा जी ने अपनी शायरी में हम काफिया जो अल्फाज थे उनका भी यूज किया है। तो इस तरह से आपने जो है ना इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है। क्रिटिकल एनालिसिस आप खुद करें, सोचें, उसकी शायरी को पढ़ें और देखें आपको उसकी शायरी के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो नजर आ रही हैं। ठीक है, जो चीज आपको उसकी शायरी में नजर आ रही है उसी चीज पे आपने काम करना है। वहां से हेडिंग निकालते जाएं और जहां लिखते जाएं अपने क्रिटिकल एनालिसिस में। इसके अलावा और कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर फिर भी आपको क्रिटिकल एनालिसिस की समझ नहीं आई, मैंने इसी वजह से उर्दू में समझाया ताकि आपको अच्छी तरह से ना चीजें क्लियर हो जाएं। अगर फिर भी आपको कहीं से भी किसी चीज की समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में बता दें। ठीक है, इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर दें, कहीं पर भी जहां आपका दिल करे, जहां पर आप सेटिस्फाइड हो। लेकिन ये है कि अच्छे से चीजों को कवर करें ताकि दोबारा से आपको पंजाबी पढ़ने के लिए टीचर की जरूरत नहीं हो। और एक चीज और आज आप लोगों से कहूंगी कि आप लोग अगर चाहें तो अपनी असाइनमेंट्स भी इवेलुएट करवा सकते हैं मुझे। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने कोई असाइनमेंट की है, जो आप हमने आज तक 3 क्वेश्चन जो नोट्स बनाए हैं 3 शायर के, उसमें से अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आप मुझे कमेंट में बता दें कि मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके आप मुझे वहां पर चेक करवा सकते हैं। ठीक है।
बाकी अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो, आप इतनी लंबी वीडियो देख लेते हैं ना, तो उसको फिर बाद में थोड़ा सा, जब जहाँ पे इतनी लंबी वीडियो देखते हैं वहां पर एक जो है ना, लाइक का क्लिक भी कर दिया करें, उस पर 1 सेकंड लगना है। ठीक है। अपना ज्यादा सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।